नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों की दूसरी क्लास होगी। टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास में आ जाइए। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कल आपके इसमें जितने क्वेश्चन करा दिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल जितना आप लोगों को कराया था वो सब आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लास को देखा होगा तो क्लास में ही आप लोगों को पूरा तैयार हो गया होगा। और आज भी आपको पूरा ही क्लास में ही तैयार होने वाला है, केवल कंसंट्रेट होकर क्लास को देखिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जिन लोगों को पता है आंसर करिए फटाफट। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन, एनी बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या विलियम गॉड? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया या भारत का दूधिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। और MS स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है या हरित क्रांति के पिता? तो MS स्वामीनाथन है इंडिया में। अगर इंडिया में पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो MS स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाता है तो एनी बोरलॉग हैं। एनी बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो नहीं पता है वो आप लोग नोट करते चलिए। IVRI कहाँ स्थित है? IVRI जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो होते हैं, एक IVRI होता है, एक IIBR होता है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं IIBR और IVRI में। तो आप लोगों को बता दें, IVRI जो होता है वो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो वेटनरी वाला जो है वो बरेली में है। और IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वेजिटेबल वाला जो है वो है आपका बनारस में। लखनऊ में कल मैंने आपको बताया था, लखनऊ में क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए लखनऊ में मैंने आपको कल क्या बताया था। तो लखनऊ में UPCAR जो है वो लखनऊ में है। कल मैंने आपको बताया था। इसको उपकार भी लिख देते हैं हिंदी में, अगर उपकार लिखा मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। उपकार ये भी आपका लखनऊ में है, हिंदी में इसको लिख देते हैं। कानपुर में भी कल आपको बताया था मैंने, रिवाइज भी करवाते चलते हैं यहाँ पे। तो कानपुर में क्या है? मैंने आपको पल्सेस वाला बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ है? कल्याणपुर, कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? लैमार्क, ट्रेवरेनस, एरिस्टोटल या A&B वॉथ? तो यहाँ पे जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी, ये तो सब लोगों को पता होगा। तो बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेवरेनस ने। इसका A&B बहुत आंसर सही हो जाएगा। लैमार्क और ट्रेवरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। अब आपसे अगर पूछ लिया जाता है, यहाँ पे जीव विज्ञान की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सबका यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी है ये आपका ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी आपका ग्रीक वर्ड है, आप लोग नोट कर लीजिए नहीं पता है तो। और यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि लैमार्क कहाँ के निवासी थे? तो लैमार्क जो हैं ये फ्रांस के निवासी थे। लैमार्क फ्रांस के निवासी थे। और लैमार्क की एक फेमस बुक भी है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। लैमार्क की एक फेमस बुक कौन सी है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजी ये है, ये पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिलोसफिक जूलॉजी किसकी बुक है? तो ये है लैमार्क की। और यहाँ पे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल क्या है? तो अरिस्टोटल की भी एक बुक है, आप लोग इनकी भी नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट कर लीजिए। अरिस्टोटल की बुक है हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया एनिमलिया अगर पूछा जाता है, हिस्टोरिया एनिमलिया किसकी बुक है? या एरिस्टोटल
को अरस्तु बोलते हैं। एरिस्टोटल इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, अगर अरस्तु लिखा आ जाए और एरिस्टोटल लिखा आ जाए तो एक ही बात है। तो इनकी एक जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया एनिमलिया इनकी फेमस बुक है। और यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द आपको बता दिया। जीव विज्ञान शब्द जो है वो लैमार्क और ट्रेवेरानस ने दिया था। और फादर ऑफ जीव विज्ञान पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता, तो ये कौन होंगे? जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये होंगे आपके एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु और अरस्तु ही आपके उसके जूलॉजी के पिता भी हैं। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं। तो इससे आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, सब पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का स्टडी क्या कहलाता है या जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो सब लोगों को पता होगा, ये बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया से ही बना है बैक्टीरियोलॉजी। और ऊपर कैरियोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन करते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस का अध्ययन, केंद्रक या न्यूक्लियस का अध्ययन किस में करते हैं? कैरियोलॉजी में। और कैरियोकाइनेसिस में किसका करते हैं? केंद्रक विभाजन या न्यूक्लियस डिवीजन का अध्ययन जो करते हैं वो कैरियोकाइनेसिस में करते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं। ये आप लोग नोट करते चलिए, इसीलिए हमने आपको कहा है कि एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। और आप लोग कल कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, तो आप लोगों को बता दें कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो इसी के माध्यम से आपकी थ्योरी कंप्लीट कराई जा रही है। जब हमको लगेगा कि क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए तो हम आप लोगों के क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। अगर आप लोग काउंट करेंगे इसमें, तो इसमें लगभग आपके 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम सबके बारे में बता देते हैं और इससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सब के बारे में बता देते हैं। मतलब इसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। और आप लोगों को बता दें, यूपी कैडेट का जो क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए अब आप लोगों को अंदर से पढ़ना पड़ेगा। उसी के हिसाब से ये बैच चल रहा है, इसमें आपको अंदर से पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा यूपी कैडेट में स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको इसके माध्यम से नॉलेज प्रदान की जा रही है। तो जब हमको लगेगा कि क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए, तब हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। चलिए, तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। निम्न में से पुष्पी पादप का विभाग है। पुष्पीय पादप का विभाग है। पुष्पी पादप मतलब जिसमें फ्लावर आते हैं, वो विभाग कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दें, जो पूरा पादप जगत है, पूरे पादप जगत को या प्लांट किंगडम को 2 उपजगत में बांटा गया है या 2 सब किंगडम में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है क्रिप्टोगैम्स, और एक होता है फेनेरोगैम्स। GAMS। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, ये 2 सब किंगडम में बांटा गया है। अब क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आता है? तो क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। और फेनेरोगैम्स में क्या क्या आता है? तो फेनेरोगैम्स में आपका जिम्नोस्पर्म आता है और एक होता है एंजियोस्पर्म। ये आपके फेनेरोगैम्स में आते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो जो क्रिप्टोगैम्स होता है, क्रिप्टोगैम्स इसमें कौन कौन आता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगैम्स में ऐसे पादप आते हैं जिनमें उनके जीवन की किसी भी अवस्था में पुष्प नहीं निकलता है, मतलब उनमें कभी भी पुष्प नहीं निकलता है। और फेनेरोगैम्स में जो पादप आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें पुष्प निकलता है।
इनमें पुष्प तो निकलता है लेकिन फल का निर्माण एक में होता है, एक में नहीं होता है। तो उस हिसाब से इनको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पुष्पी पादप का विभाग कौन सा है। तो पुष्पी पादप का विभाग अभी मैंने आपको बताया फेनोरोगैम्स में जो आते हैं, तो फेनोरोगैम्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आता है। तो एंजियोस्पर्म तो इसमें है नहीं, जिम्नोस्पर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी है। निम्न में जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कौन सी है। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, जंतु और पादप के बीच की कड़ी जो है युगलीना है। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या किसे कहते हैं। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी वायरस को कहते हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। और ये जो विषाणु होते हैं ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण नहीं है। इसमें से टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण नहीं है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा किस में आता है, तो टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स में आता है। क्रिप्टोगैम्स में कभी भी पुष्प नहीं निकलता है। तो इसमें देखिए जड़ की उपस्थिति, पत्ती की उपस्थिति, संवाहन बंडल की उपस्थिति या पुष्प की उपस्थिति। तो यहाँ पे देखिए टेरिडोफाइटा में पुष्प की उपस्थिति नहीं होगी क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स में आता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि क्रिप्टोगैम्स में कभी भी पुष्प नहीं निकलता है। फेनोरोगैम्स में पुष्प निकलता है लेकिन क्रिप्टोगैम्स में नहीं निकलता है। टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें जड़ की उपस्थिति भी होती है, पत्ती की उपस्थिति भी होती है और संवाहन बंडल की उपस्थिति भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। अरे भले आदमी, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट बिरचो या सिमिट। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी, ये 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पे ये रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी खोज कब की थी, तो ये की थी 1831 में। 1831। और यहाँ पे ये रॉबर्ट बिरचो हैं, ये किससे संबंधित हैं, तो जो रॉबर्ट बिरचो नहीं, यहाँ पे रूडोल्फ बिरचो होते हैं। एक रूडोल्फ बिरचो हैं, रूडोल्फ बिरचो, यहाँ पे गलत लिख गया है, रूडोल्फ बिरचो जो हैं, इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था रूडोल्फ बिरचो ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत या इंग्लिश में बोलेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी, ये किसने दी थी, रूडोल्फ बिरचो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जिन लोगों को पता है वो लोग आंसर करिए जल्दी इसका। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जीव जगत का जो 5 जगतीय वर्गीकरण है वो RH विटेकर ने 1969 में दिया था। 1969 RH विटेकर ने दिया था। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण कौन सा है, इसमें क्या क्या आते हैं, कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण RH विटेकर ने 1969 में दिया था। इसमें क्या क्या आता है, मोनेरा, पूरे प्लांट किंगडम को 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी,
और एनिमलिया ऊपर लिख देते हैं। इसमें इसका बिल्कुल सही क्रम याद होना चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये इसका 5 जगतीय वर्गीकरण था। ये किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। और एक है जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण। जीव जगत का जो 6 जगतीय वर्गीकरण है वो हुज, कैंडलर और व्हीलर ने 1990 में दिया था। इसको मिटा दे रहे हैं। आपको बता दें कि जीव जगत का जो 6 जगतीय वर्गीकरण था उसमें इसको, ये तो सब सेम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तो सब सेम थे, लेकिन मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया था। मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। ये आपका जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण था। हुज, कैंडलर और व्हीलर ने दिया था 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, जो भी हम बताते हैं वो सब आप लोग नोट कर लीजिए। आपका जो यूपी कैडेट का जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है, तो आप लोग नोट करते चलिए। और साथ साथ जब टाइम मिला करें तब आप थ्योरी क्लासेस भी देखते रहिए। इस पे जो चैनल पे थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं वो आप लोग देखते रहिए। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकी यूकैरियोटिक या ए एंड बी बोथ। तो मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो होते हैं एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक। और ये एक कोशिकी और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? तो जो प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा मतलब सबसे सरल जो पादप होते हैं वो मोनेरा में आते हैं, और उससे थोड़ा अच्छे होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकैरियोटिक होते हैं और इसमें मोनेरा में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा होते दोनों एक कोशिकी हैं। तो बस आज आप लोगों के लिए यहीं तक करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पता चल सके हाँ यहाँ पे बैच चल रहा है, तो वो लोग भी आके ज्वाइन हो सकें। चलिए तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।